तो स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर है 18, स्कॉलर का है ये। सम नंबर 19 है, तो सम नंबर 19 है ये स्कॉलर का सम नंबर 19 है। और पेज नंबर है स्कॉलर का कितना है? ये है CU BCom ऑनर्स 1984 का क्वेश्चन। CU BCom ऑनर्स 1984 और पेज नंबर कितना है? H4 H6 H234। तो ये स्कॉलर का पेज नंबर है, ठीक है। सम नंबर 19 है, CU BCom ऑनर्स 1984 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वो क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ समराइज्ड बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड as on 31st December 2021, assuming that the capital is composed of equity shares of ₹10 each। हम लोग ये assumption पे सम बनाएंगे कि कैपिटल के अंदर क्या है, सिर्फ इक्विटी शेयर है 10 रुपया वाला। क्वेश्चन में लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है, एसेट प्रोप्राइटरशिप फंड रेशियो दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है तो हम लोग पहले सारा डेटा को पहले रेडी कर लेते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे सम्स वर्किंग नोट से। तो सम बनाने के लिए हम लोग करीब 10 लाइन का जगह छोड़ देंगे, ठीक है। 8 से 10 लाइन का जगह छोड़ के स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1। हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग को वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द करंट लाइबिलिटीज बी एक्स। क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, करंट रेशियो बोल रहा है 2.5। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। तो अगर करंट रेशियो 2.5 है, इट मींस करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का 2.5 गुना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। और अगर ये 2.5 दिया है, मतलब करंट एसेट जो है वो 2.5 गुना है करंट लाइबिलिटी का। तो करंट लाइबिलिटी अगर 1 है तो उसका 2.5 गुना करंट एसेट है, इसलिए हम लोग करंट लाइबिलिटी को x मान रहे हैं। देयरफॉर करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5x। करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5x। तो हमने क्या किया, यहाँ पे किसको x माना है, हम लोगों ने करंट लाइबिलिटी को x मान लिया है। जैसे ही हम लोग करंट लाइबिलिटी को x मान रहे हैं, ठीक है, करंट लाइबिलिटी को x मानते ही हम लोग करंट एसेट को क्या मान ले रहे हैं, 2.5x। इसका रीजन क्या है कि करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5। करंट रेशियो 2.5 का मतलब है कि करंट एसेट 2.5 गुना है, करंट लाइबिलिटी का 2.5 गुना है करंट एसेट। जो करंट एसेट है वो 2.5 गुना है करंट लाइबिलिटी का। इसलिए हम लोगों ने करंट लाइबिलिटी को क्या माना है, x, और करंट एसेट को क्या मान लिया है, 2.5x। अब देखो क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है। तो नेक्स्ट लाइन, बाय द प्रॉब्लम वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000 और करंट एसेट है 2.5x और करंट लाइबिलिटी है x। तो 1,20,000 इज इक्वल टू 1.5x। तो यहां से x सॉल्व करके आ रहा है 80,000। मतलब देयरफॉर करंट लाइबिलिटी हो गया 80,000 एंड करंट एसेट हो जाएगा 2.5x। मतलब 2.5 इंटू 80,000 जो कि हो जाएगा 2 लाख। तो यहां से हम लोग को दो चीज मिल गया, एक मिल गया करंट लाइबिलिटी और दूसरा मिल गया करंट एसेट। एक तो हम लोग को मिल गया करंट लाइबिलिटी और दूसरा मिल गया करंट एसेट। ये हम लोग ने वर्किंग नोट बना लिया। एक हो गया करंट लाइबिलिटी और दूसरा हो गया करंट एसेट। ये हम लोग का हो गया वर्किंग नोट 1। अब बनाएंगे वर्किंग नोट 2। देखो वर्किंग नोट 2 में हम लोग किसको यूज करेंगे, वर्किंग नोट 2 में हम लोग यूज करेंगे डेटा लिक्विड रेशियो का। क्वेश्चन में लिक्विड रेशियो का डेटा दिया हुआ है। लिक्विड रेशियो का देखो क्या डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में,
लिक्विड रेशियो बताया है 1.5, 1.5:1। अगर इस टू में कुछ नहीं बोला है तो 1 होता है। तो लिक्विड रेशियो से क्या निकालेंगे हम लोग? इन्वेंट्री निकाल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला में हम लोग इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले वर्किंग नोट 2 का हेडिंग देके ऐसे लिखते हैं, लिक्विड रेशियो is equal to liquid assets whole divided by liquid liabilities। अब इस फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा ब्रेक करते हैं और क्वेश्चन में देखो लिक्विड रेशियो दिया है 1.5, मतलब 1.5:1। लिक्विड एसेट्स को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होता है बट इस क्वेश्चन में है नहीं, तो नील लिख देंगे हम लोग, होल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो 1.5/1 करंट एसेट हम लोग का है 2 लाख। इन्वेंट्रीज हम लोग को बेसिकली यहां से निकालना है। डाउट ये आ रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंस क्यों नहीं निकाल सकते? देखो प्रीपेड एक्सपेंस बिजनेस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इन्वेंट्री वन ऑफ द मेन कंपोनेंट होता है करंट एसेट का, तो वो तो डेफिनेटली रहेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा नील। करंट लायबिलिटी हमने निकाल लिया था 80,000 और क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 20,000। तो यहां से सॉल्व करके हम लोग इन्वेंट्रीज निकाल लेंगे। तो 80 माइनस 20 60,000, 60,000 का 1.5 गुना हो जाएगा 90,000। 90,000 इज इक्वल टू 2 लाख माइनस इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये जाके माइनस हो जाएगा, तो इन्वेंट्रीज आ रहा है 1,10,000। तो ये हम लोग का आ गया इन्वेंट्रीज 1,10,000। ये हम लोग का हो गया वर्किंग नोट 2, सेकेंड वर्किंग नोट कंप्लीट। तो 2 वर्किंग नोट बना के हम लोग को 2 डिटेल मिल गया। पहला वर्किंग नोट बना के करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकला है और दूसरा वर्किंग नोट बना के हम लोगों ने इन्वेंट्रीज निकाल लिया। अब हम लोग देखेंगे कि लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो को हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, वर्किंग कैपिटल को भी यूज कर चुके हैं। तो हम लोग अब बना लेते हैं वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन फॉर अदर करंट एसेट, या फिर कैलकुलेशन फॉर डेटर्स भी लिख सकते हैं। अदर करंट एसेट लिखो, डेटर्स लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग हेडिंग कुछ भी दे सकते हैं। वर्किंग नोट 3 कैलकुलेशन फॉर डेटर्स लिख दो, कैलकुलेशन फॉर डेटर्स, क्योंकि करंट एसेट के अंदर 2 लाख का करंट एसेट है जिसमें 1,10,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो बाद बाकी को हम लोग डेटर मान लेंगे, अदर करंट एसेट भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली देखो इसका एक इक्वेशन बना लेंगे हम लोग। इक्वेशन देखो कैसे बनाएंगे, हम लोग को पता है कि करंट एसेट कितना है, करंट एसेट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है। करंट एसेट क्वेश्चन में 2 लाख दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे करंट एसेट्स इज इक्वल टू इन्वेंट्रीज प्लस डेटर्स। तो करंट एसेट के जगह हम लोग लिख देंगे 2 लाख, इन्वेंट्री की जगह 1,10,000, तो हम लोग को निकल जाएगा डेटर्स। तो डेटर्स हो जाएगा 90,000। डेटर्स हो जाएगा 90,000। क्लियर, ये बना लिए वर्किंग नोट 3। अब बना लेंगे वर्किंग नोट 4। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जाना है।
रेशियो चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन फॉर्मूला जानने के बाद भी हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा किसको पहले यूज करने से क्या निकलेगा। वर्किंग नोट 4 देखो हम लोग किसको यूज करेंगे, फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड दिया हुआ है, लिखा है क्वेश्चन में एसेट प्रोप्राइटरशिप फंड रेशियो, जिसको हम लोग रीड करेंगे फिक्स्ड एसेट बाई प्रोप्राइटर्स फंड, जो कि है 0.75, बेस में कुछ नहीं है तो 1। अब हम लोग फिक्स्ड एसेट को एफए लिख देते हैं शॉर्ट में, और फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल ये भी प्रोप्राइटर्स फंड होता है। अगर क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी ना रहे तो देखो, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मान के सम बना रहे हैं अज्यूम करके कि सम में कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। तो प्रोप्राइटर्स फंड को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, और इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 0.75/1, और फिक्स्ड एसेट को एफए लिखते हैं। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000, तो 0.75/1। अब इसको सॉल्व कर दो, यहां से देखो फिक्स्ड एसेट कितना आ रहा है, 3,60,000। ये निकल जाएगा हम लोग का यहां से फिक्स्ड एसेट, वर्किंग नोट 4 बना के। अब हम लोग वर्किंग नोट 5 भी बना लेते हैं, सेम इक्वेशन में पुट करके हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड भी निकाल लेंगे। फिक्स्ड एसेट बाई प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू 0.75/1। तो फिक्स्ड एसेट की जगह पुट करो 3,60,000 डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड, चेक करो कितना आ रहा है, मतलब 3,60,000 डिवाइड बाय 0.75। तो प्रोप्राइटर्स फंड आ गया हम लोग को 4,80,000। ये निकल गया हम लोग का प्रोप्राइटर्स फंड 4,80,000। अब बना देंगे वर्किंग नोट 6। वर्किंग नोट 6 तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग और क्या डेटा यूज कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया हुआ है, तो हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड को ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट 6 प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो प्रोप्राइटर्स फंड हम लोग को पता है, अभी अभी निकाले थे 4,80,000, रिजर्व एंड सरप्लस 60,000।
तो यहां से निकल जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जा रहा है 4,20,000। तो हम लोगों ने सारा डेटा को यूज कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा मिला लेते हैं कि हमारा बैलेंस शीट टैली हो जा रहा है कि नहीं दोनों तरफ। देखो प्रोप्राइटर्स फंड 4,80,000 और करंट लाइबिलिटी था कितना था 80,000, राइट। तो 4,80,000 प्लस 80,000 कितना हो जाता है 5,60,000। और एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट था 3,60,000 और करंट एसेट था 2,00,000। तो दोनों तरफ हमारा टैली हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मेन सम में इसको हम लोग पुट कर देंगे। एक और वर्किंग नोट छोटा सा बना लो, वर्किंग नोट 7 लिख देना हेडिंग कैलकुलेशन फॉर क्रेडिटर्स। क्योंकि देखो हम लोग को क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है कि हम लोग निकाले हैं, और क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है। तो हम लोग थोड़ा क्रेडिटर्स को भी ब्रेक करके निकाल लेते हैं। तो देखो हमने क्या इक्वेशन बनाया, करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बैंक ओडी। तो करंट लाइबिलिटी 80,000 है, क्रेडिटर्स हम लोग को निकालना है, बैंक ओडी कितना 20,000 है। तो क्रेडिटर्स बेसिकली यहाँ पे कितना हो गया 60,000, ठीक है। क्रेडिटर्स हो गया 60,000। तो अब इसको पुट कर देते हैं, सारा वर्किंग बना लिए, इसको मेन सम में पुट कर देते हैं। तो हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन में कंपनी का नाम क्या दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड। तो हम लोग एक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट बना देंगे। अब जो मेन सम में जगह छोड़े थे 10 लाइन का, वहां पे ऊपर जाके लिख दो बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। उसके नीचे एज ऑन 31 दिसंबर 2021 पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और एक अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक लेटर्स में लिख देंगे इक्विटी, क्योंकि कंपनी बिजनेस है तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनेगा बैलेंस शीट। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर में आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आ जाएगा शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने वर्किंग नोट बना के निकाला था, तो इसके ब्रैकेट में थोड़ा लिख देना इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया था कि जो भी शेयर कैपिटल है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है। और उसका अमाउंट लिख देंगे 4,20,000। बी में हम लोग लिख देंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना 60,000, रिजर्व एंड सरप्लस 60,000। क्वेश्चन में हम लोगों ने चेक कर लिया है ऑलरेडी कि कोई भी तरह का नॉन करंट लाइबिलिटीज नहीं है। तो क्योंकि कोई भी तरह का नॉन करंट लाइबिलिटीज नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा नील। और करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या आ जाता है ट्रेड पेएबल्स।
तो क्रेडिटर्स को हम लोग किस नाम से दिखा देंगे, ट्रेड पेबल्स, जो कि आया था 60,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग दिखा देंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के नाम पे। चाहे तो इसके ब्रैकेट में लिख देना बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि कितना है, 20,000। लाइबिलिटी साइड में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका हम लोग टोटल कर देंगे। तो ये टोटल आ जाएगा 5,60,000। ये हो गया लाइबिलिटी साइड का टोटल। लाइबिलिटी साइड का टोटल करने के बाद हम चले जाएंगे एसेट साइड में। तो इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे, इसी के नीचे कंटिन्यू करते हुए लिख देते हैं एसेट्स। उसके अंदर में आ जाएगा नंबर 1 में नॉन करंट एसेट्स, जिसके अंदर ए में आ जाएगा प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलते हैं उसको अब हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि था 3,60,000, 3,60,000। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा करंट एसेट। तो करंट एसेट का ए में लिख देंगे इन्वेंट्रीज, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज। स्टॉक नहीं लिखेंगे, इन्वेंट्रीज लिखेंगे, जो कि था कितना, 1,10,000। और इसके अलावा हम लोगों ने डेटर्स भी निकाल लिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। तो डेटर्स कितना था, 90,000। तो टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5,60,000। सम्स कंप्लीट।